Hello, good morning, student. Today we'll study class 10 history. That is chapter 1, the rise of nationalism in Europe. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ा है क्लास 9 में, है ना? इसमें सबसे पहले हमको ये पिक्चर दिखना है। ये देखिए, ये जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसके बारे में इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो इस पिक्चर का क्या, सबसे पहले तो नाम हम देख लेते हैं क्या है। The Dream of Worldwide Democratic and Social Republic, The Pact Between Nations, ठीक है, a print prepared by Frederick Sorario in which year, that is in 1848। आपको ये अच्छे से इस पिक्चर का क्या नाम है, किस ईयर में बनी है और किसने बनाई है, ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। ठीक है, फ्रेडरिक सोरारियो। देखिएगा, तो सबसे पहले देखिए हमको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है। इस पिक्चर में हमको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्राइस्ट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे एंजल्स दिख रही हैं आपको, यहाँ हमारा लिबर्टी ऑफ स्टैचू है, ये लिबर्टी ऑफ स्टैचू है हमारा, और यहाँ पर क्राइस्ट दिख रहा है आपको, है ना। और यहाँ पे कुछ आपको मार्च करते हुए रैली नज़र आ रही होगी। देखो यहाँ से एकदम लंबी सी रैली आ रही है, यहाँ से ऐसे करके रैली आ रही है, मार्च करती है। उनके हाथ में फ्लैग्स भी हैं अलग अलग, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। In 1848, the Frederick Sorario, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world and made up of a democratic and social republic, as he called them. वो क्या, उसने एक इमेजिन करके एक चीज़ें बनाई। जो फेडरिक सोरारियो थे वो फ्रेंच आर्टिस्ट थे। कौन थे वो? फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने एक सीरीज़ बनाई, पेंटिंग की सीरीज़ बनाई, 4 सीरीज़ में उन्होंने बनाई थी उन्होंने, 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग। उन्होंने अपनी ड्रीम को बनाया कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है, वो जो दुनिया है, वो किस तरीके से मेडअप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, किस तरीके से वो जो दुनिया है, वहाँ किसी का अकेले का राज नहीं है। वहाँ उसने सबको इमेजिन करते हुए एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को इमेजिन करते हुए एक पिक्चर बनाया उसने। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो फर्स्ट सीरीज़ है वो आपको यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई देंगे, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। सभी अमीर गरीब, सोशल क्लासेस मीन्स अमीर गरीब सभी लोग उसमें दिखाई देते हैं। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, और इस तरीके से पूरी लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं। देखो यहाँ से ट्रेन चली आ रही है, ऐसा लग रहा है कितनी दूर से मार्च कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं वो लोग, है ना। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। और ये ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो यहाँ से रैली निकलते हुए आ रही है, देखो बहुत लंबी ट्रेन बन रही है और ये आ रहे हैं, और जब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आते हैं तो वो उसको नमस्कार करते हैं, होमेज देते हैं, मीन सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। ओके, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it, as you would call artists of the time of the French Revolutions, personified liberty as a female figure। उसको किस तरीके से उन्होंने इमेजिन किया कि किस तरीके से वो है, ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशंस को उन्होंने कहा कि क्या है, एक लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर है। लिबर्टी मीन्स आप बोल सकते हैं फ्रीडम, है ना। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, कि सबको फ्रीडम का अधिकार, जिसको जो मन में आए वो कर से। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, है ना। किसी को भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में, इस तरीके से, है ना। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other। यहाँ पर इनके हाथ में एक स्टैचू ऑफ लाइट के हाथ में एक आपको एक टॉर्च दिखाई देगा। यहाँ पे इनके हाथ में आपको एक टॉर्च दिखाई देगा और एक हाथ में इनकी एक चार्टर है, जिसमें आप बोल सकते हैं पूरा राइट्स ऑफ मैन इन अदर, मतलब उसमें पूरा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पत्ता मतलब बोला चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है कि पूरे जो राइट्स हैं ह्यूमन बींग्स के, जो इनको अधिकार हैं, हकों का पत्ता पूरा
बोलना चाहिए कि पत्थर लगा हुआ है उनके हाथों में। ये मतलब एक ये उनके हाथ में एक ये टॉर्च है और एक हाथ में उनके पास ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हकों के बारे में लिखा, राइट्स के बारे में लिखा गया। इस तरीके से वहाँ पे है वो। और on the other, he is the foreground of the image lie in the shattered remains of the symbols of the absolutist institution। और यहाँ पे आपको कुछ देखिए नीचे पे टूटा फूटा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर कुछ गिरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्या चीज़ें हैं? एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन जो है वो उसके चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप बोल सकते हैं ये क्या हो जाता है, ज़मीन पर पड़ा दिख रहा है आपको। क्या क्या पड़ा दिख रहा हुआ ज़मीन पे? एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन मीन्स इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से दिया है। लिटरली अ गवर्नमेंट और द सिस्टम ऑफ ए रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन, दैट हैज़ no restraints on the power exercised in the history. The term refers to the form of the monarchical government that was centralized, militarized and repressive। आप मतलब इसका ये कि एब्सोल्यूटिस्टिक मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे कि जिस तरीके से पहले क्या था कि मोनार्च चलता था, राजा महाराजाओं का राज चलता था। वो दूसरों की चीज़ों को वो क्या करते थे, किसी का दूसरे की बात सुनते ही नहीं थे, वो वहाँ पे उनका राज चलता था। तो यही जो उस समय का जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी वही वहाँ नीचे पड़ी हुई। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट भी मतलब जो एक दो लोगों के हाथ में पावर थी वो सारी चीज़ें क्या है अब नीचे पड़ी हुई है, क्योंकि अब तो ये क्या डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे थे आगे ना। तो ये बोल रहे हैं सब कुछ वहाँ नीचे पड़ा हुआ है। इन Sorario's Optipian vision, the peoples of the world are grouped as a distinct nations, identified through their flags and national costume। अब ये जो सोरारियो का जो था ये आप क्या बताइए है यूपिटियन जो उसका विजन है। यूपिटियन विजन मीन्स आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया भी हुआ बुक में भी, a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist। ऐसी चीज़ें, ऐसी अच्छी चीज़ें को इमेजिन करना जो कि सच में होना मुश्किल है ना। हम इमेजिन करते हैं कुछ अच्छी बातें ऐसी हो जाए, लेकिन वो वास्तविक में ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। दैट इज़ द यूपिटियन विजन। ओके, तो सोरारियो का जो यूपिटियन विजन था उसका वो कि द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड्स आर ग्रुप एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, और हर लोगों को क्या एक दूसरे डिस्टिंक्ट नेशंस में डिवाइड किया गया, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनके अलग अलग फ्लैगों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब देखिए ये हर जगह का हर लोगों का अलग अलग फ्लैग है कि ये अलग अलग नेशंस के लोग हैं। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशंस वे पास्ट the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states। अब ये देखिए, अब लिबर्टी ऑफ स्टेचू को जो पार करने वाले जो लोग थे उसमें से जो थे जो पार कर चुके थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, तो वो थे वो दो देश थे, जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट्स और आपका स्विट्ज़रलैंड था। क्यों? क्योंकि ये देशों में क्या ऑलरेडी लिबर्टी आ चुकी थी, मीन्स फ्रीडम आ चुका था, और ये एक नेशन स्टेट्स थे, तो इसलिए ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुके थे। ठीक है, फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर, और जो आप फ्रांस जो था उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके ट्राइकलर फ्लैग के द्वारा। हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, और जो फ्रांस था वो अभी अभी जस्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा था, वो अभी अभी ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा है ना, वहाँ पर अभी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। She is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag। और उसके आगे आगे पीछे पीछे कौन आ रहा है, उसको कौन फॉलो कर रहा है? फ्रांस। सी मीन्स यहाँ पर फ्रांस, तो कौन फॉलो कर रहा है उसको? जर्मन के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो जर्मन के लोग हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं।
बेयरिंग उनके पास क्या है देखिए, बेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, उनके पास ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग है. Interestingly, at the time when the time of the Sorio created this image, the German peoples did not yet exist and United Nations. देखिए जब कितनी अजीब सी बात है, जब उसने सिरारियो ने जब ये इमेजिन किया, उस वक्त क्या था कि जो जर्मन था वो अलग अलग बटा हुआ था, अलग अलग देशों में रहते थे. वो यूनाइटेड नेशंस नहीं थे, वो छोटे छोटे देशों में लोग वहाँ के रहते थे. द फ्लैग दे कैरी is the expression of the liberal hopes in 1948 to unify the numerous German-speaking the principalities into a nation-state under the democratic constitutions. अब उस समय क्या था 1948 में उन लोगों के पास क्या था, एक होप कर रहे थे लोग उस समय, जर्मन लोग, कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी पर से दूसरों का हक हट जाए, जो दूसरे लोग उन पे राज कर रहे हैं वो हट जाए और उनका मतलब हटाकर उनको क्या बनाना होगा, एक यूनिफाई होंगे, एक बनेंगे. वो किस तरह से यूनिफाई होंगे और जर्मन के लोग, ये उनके मन में चल रहा था. ठीक है. फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर पीपल्स ऑफ, जैसे जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स और फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स, और जर्मन पीपल्स को और कौन फॉलो कर रहा था, आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ सिसली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. ओके, ये उनको फॉलो कर रहे थे. ठीक है. From the heavens above the Christ saints and the angels gaze upon the scenes. और ऊपर से कौन देख रहा था, वो पूरा एंजल्स थे, जो क्राइस्ट थे, साधु थे, वो सब ये सब गेज मीन्स देखना, ये सब सीन को देख रहे थे. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. मतलब वो लोग क्या चाह रहे थे, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट. क्या आर्टिस्ट सोच रहा था कि ये क्या सिंबलाइज था कि सब लोग अपने ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड है ना, एक भाईचारे के साथ एमंग द नेशंस ऑफ द, पूरे लोगों में, पूरे नेशंस में क्या हो, भाईचारा हो. ओके. तो और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वी डील विद द मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज बाय द सिरारियो, और बहुत सारे व्यूज़ जो उसने देखे, विजुअलाइज किए, उसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में. जैसे ड्यूरिंग 19th सेंचुरी क्या था, नेशनलिज्म बढ़ रहा था और यूरोप में और बाकी दुनिया में भी फैल रहा था, है ना. मतलब आप बोल सकते हैं कि उधर यूरोप से और बाकी दुनिया में भी क्या था, नेशनलिज्म फैल रहा था. कैसे पॉलिटिकल चेंजेस, किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, और देश में, दुनिया में, मतलब देश में भी और दुनिया में भी कैसे नेशन स्टेट पर पहुँचे, और किस तरीके से वो ये सब हटाकर नेशन स्टेट पर पहुँचे, इन प्लेस ऑफ किसको हटा के नेशन स्टेट पर पहुँचे, किसको हटा के मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स मतलब आप बोल सकते हैं जिस तरीके से मोनार्कल सिस्टम चल रहा था, राजा महाराजाओं का दौर चल रहा था, तो उसको रिप्लेस करके वो किस तरीके से नेशन स्टेट की ओर बढ़े. ओके. और जो कॉन्सेप्ट जो था मॉडर्न स्टेट का, कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न स्टेट का था, जिसमें किया था सेंट्रलाइज पावर होते थे, है जहाँ पर सेंट्रलाइज पावर मीन्स आप बोल सकते हैं, या मॉडर्न स्टेट आप बोल सकते हैं, व्यक्ति के पास जो क्या है, किसी एक या कुछ व्यक्ति के पास जो पावर होती थी, उसे हम कहते थे मॉडर्न स्टेट. ठीक है. और उससे भी आगे होके क्या बनाना था, नेशन स्टेट बनाना था. ओके. तो ये, और नेशन स्टेट्स क्या होता है, यहाँ पे लिखा देखिएगा. और ये नेशन स्टेट्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछता है बेटा, है ना. इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे. नेशन स्टेट्स क्या होता है, मॉडर्न स्टेट्स क्या होता है, ये आता ही है, पूछ ही लेता है.
तो नेशन स्टेट्स क्या होता है, आप डिफरेंस समझिएगा मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट्स में। मॉडर्न स्टेट्स क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड पावर होता है, मतलब मैंने जैसे बताया सेंट्रलाइज्ड पावर मतलब एक या एक व्यक्ति के हाथ में के पास पावर रहती है और वो सारी चीज़ों को चलाता है, ठीक है। और नेशन स्टेट्स क्या होता है, majority of citizens and not only the rules develop sense of common identified shared history or descents, मतलब इनके बीच में जो नेशन स्टेट होता है, ये जो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स जो रहते हैं नॉट ये खाली रूल नहीं करते हैं बल्कि ये डेवलप करते हैं इस सेंस को कि उन सब की क्या है, एक कॉमन आइडेंटिटी है और इनका एक पुराना एक अपना इतिहास है और इनके डेसेंट मीन्स आप बोल सकते हैं जो पूर्वज हैं सब एक है ना। तो इस तरीके से की फीलिंग्स जो लाता है। तो मॉडर्न स्टेट के लिए आप क्या बता सकते हैं, सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। और नेशनल स्टेट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ अ सिटीजन नॉट ओनली रूल्स, वो रूल ही नहीं करते बल्कि डेवलप द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द हिस्ट्री और डेसेंट, ओके। तो ये था आपका ये वाला फर्स्ट जो पिक्चर है। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको फिर से बताती हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत कॉमन पूछा जाता है बार बार। तो विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सेरारियो बिलोंग्स, वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे पूछा जाएगा। तो ये करीब 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ फ्रांस, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ न्यू वर्ल्ड, किसने अपने ड्रीम को एक प्रिंट्स में उतारे, विजुअलाइज किया उसने, कौन थे वो आर्टिस्ट। तो कौन थे वो, फ्रेडरिक सेरारियो, जो आपको 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। नेम द प्रिंटिंग प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सेरारियो इन 1848, उस पेंटिंग का नाम बताइए जो फ्रेडरिक सेरारियो ने 1848 में बनाई थी। तो इसका नाम क्या था, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि इस पेंटिंग को अच्छे से देखिए, इसका नाम वगैरह सब अच्छे से पढ़िए। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन द नेशन, ये इसका नाम है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस वगैरह में पूछता ही है, आप लोग को इसको आना ही चाहिए, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे और देखिएगा, है ना। ये हुआ। और क्वेश्चन पूछता है जैसे कि आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द थीम उसका पूछेगा, थीम ऑफ फ्रीडम इन द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सेरारियो, उसकी पेंटिंग का थीम क्या था। तो आपको जो बताया गया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से बताई मैंने आपको कि पूरा थीम उनका बताना है कि कौन कौन उसको दिखे, मार्चिंग लॉन्ग ट्रेन, ये सब पूरी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, है ना। तो इसका आंसर मैं आपको लिखा दूँगी। और उसके बाद आपके पास आता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और व्हाट डू मीन बाय मॉडर्न स्टेट्स एंड व्हाट डू मीन बाय नेशन स्टेट्स, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पॉइंट से, है ना। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, पब्लिक साइट्स मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, मतलब किसी को पूछा जाता है पेब्लिसाइट मतलब बोला चाहिए उसको डायरेक्ट लोगों से पूछा जाता है कि क्या हमको राजा को हटाना है, हाँ या ना में जवाब देना। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेब्लिसाइट्स में। तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये था इसमें, और इसको अच्छे से एक बार रीड आउट कीजिएगा, इसके जो नाम है सबको अच्छे से पढ़िएगा।